कभी आईने में देखकर ऐसा लगा है कि आंखें तो मां की मिली हैं, पर नाक बिल्कुल पिता जैसी। तो चलिए आज आनुवांशिकता के इसी कमाल के विज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि कोई इंसान वैसा क्यों बनता है जैसा वो है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? कि हम अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं। इसका जवाब छिपा है उन बेहद छोटे छोटे निर्देशों के एक सेट में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। तो ये सब शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है जीवन के ब्लूप्रिंट से, जिसे हम डीएनए कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी किताब है और इस किताब के जो चैप्टर्स हैं उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। तो होता ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता पिता दोनों अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट का आधा आधा हिस्सा अपने बच्चे को देते हैं। तो मां की तरफ से आते हैं 23 क्रोमोसोम, जो एक नए इंसान को बनाने के लिए जरूरी जेनेटिक जानकारी का ठीक आधा हिस्सा है। और ठीक उतने ही यानी 23 क्रोमोसोम पिता की तरफ से आते हैं, जो इस जेनेटिक पहेली का बचा हुआ आधा हिस्सा पूरा करते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो 23 और 23 मिलकर बन जाते हैं पूरे 46 क्रोमोसोम। और इसी से बनता है एक नया इंसान, उसका पूरा का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट। तो सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि हमारे शरीर की जो आम कोशिकाएं हैं ना, उनमें होते हैं पूरे 46 क्रोमोसोम, मतलब पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। लेकिन जो यौन कोशिकाएं होती हैं उनमें होते हैं सिर्फ 23 यानी आधा सेट। अच्छा, तो अब जब ये बेसिक समझ आ गया है तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कमाल का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। मतलब किसी भी एक गुण के लिए, मान लीजिए हाइट, उसके लिए दो निर्देश होते हैं। एक आता है मां के क्रोमोसोम से और दूसरा पिता के। और अब बात करते हैं जेनेटिक्स के एक सबसे दिलचस्प हिस्से की, कि आखिर ये कैसे तय होता है कि लिंग क्या होगा। देखिए, इंसानों में लिंग तय करने का काम दो खास क्रोमोसोम का है, X और Y। महिलाओं में होते हैं दो X क्रोमोसोम यानी XX, और पुरुषों में एक X और एक Y यानी XY। अब क्योंकि महिलाओं में सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं तो वो अपने बच्चे को हमेशा एक X क्रोमोसोम ही देंगी। तो फिर फैसला कौन करता है? फैसला होता है पिता के योगदान से। सीधी सी बात है, अगर पिता का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म मां के एग से मिलता है तो नतीजा होता है लड़की यानी XX, और अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म मिलता है तो होता है लड़का यानी XY। तो चांस हमेशा 50-50 का रहता है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, ये जो Y क्रोमोसोम है ना, जो किसी को पुरुष बनाता है, वो असल में X क्रोमोसोम के मुकाबले काफी छोटा होता है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जेनेटिक लॉटरी ही काम करती है। कुछ जानवरों में तो मामला बिल्कुल अलग है, वहां फैसला पर्यावरण करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ रेप्टाइल्स जैसे कछुए और मगरमच्छ, उनमें घोंसले का तापमान तय करता है कि अंडे से नर निकलेगा या मादा। है ना कमाल की बात कि कैसे पर्यावरण भी जीव के विकास में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि जेनेटिक्स एक इंसान के लेवल पर कैसे काम करता है। अब जरा जूम आउट करते हैं और बात करते हैं इवोल्यूशन की, यानी विकास की। देखिए, इवोल्यूशन की पूरी कहानी की नींव है वेरिएशन यानी विभिन्नता। ये जेनेटिक कोड में जो छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं ना, वहीं से ये सब शुरू होता है। और यहीं पर एंट्री होती है महान चार्ल्स डार्विन की। उनका आइडिया बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा कि प्रकृति खुद चुनती है, वो उन बदलावों को चुनती है जो किसी जीव को जिंदा रहने और आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। और सोचिए, जब ये फायदेमंद बदलाव एक के बाद एक कई कई पीढ़ियों तक जमा होते जाते हैं तो क्या होता है? एक पूरी की पूरी नई प्रजाति ही बन जाती है। और आप कहेंगे इसका सबूत क्या है? सबूत है, जरा फॉसिल रिकॉर्ड को देखिए। ये तो जैसे पत्थर में लिखी एक हिस्ट्री बुक है जो बताती है कि लाखों सालों में इस धरती पर जीवन कैसे बदला है। एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। आज हम जानते हैं कि कुछ डायनासोरों के पंख हुआ करते थे। अब वो उड़ तो नहीं सकते थे, तो शायद वो पंख उन्हें गर्म रखने के काम आते होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? इन्हीं पंख वाले रेप्टाइल से पक्षी विकसित हुए और उन्होंने इन्हीं पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करना शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा जेनेटिक कोड हमेशा बदल रहा है तो इंसान की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? जैसे जैसे हम जेनेटिक्स को और समझ रहे हैं, हम अपने विकास को शायद खुद दिशा दे सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम कैसा भविष्य चुनेंगे।
चलिए आज आनुवांशिकता की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे गुण माता पिता से मिलते हैं, पर यह होता कैसे है? आखिर वो कौन से नियम हैं जो ये तय करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं? ये सवाल हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा, है ना, कि हम अपने माँ बाप जैसे दिखते तो हैं पर उनकी हूबहू कॉपी नहीं होते। सदियों तक ये सवाल लोगों को परेशान करता रहा और इसका जवाब हमें लेकर चलता है 19वीं सदी के एक साधु और उनके मटर के बगीचे में। तो इससे पहले कि हम अपनी विरासत को समझ पाते, ये समझना जरूरी था कि कोई भी गुण, चाहे वो लंबाई हो या बालों का रंग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे है। सीधे शब्दों में कहें तो इसी प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। पर यह प्रक्रिया कुछ नियमों पर चलती है और बहुत लंबे समय तक ये नियम किसी के लिए भी एक अनसुलझी पहेली की तरह थे। और यही कहानी में एंट्री होती है ग्रेगर मेंडल की, जिन्हें हम आज जेनेटिक्स का जनक भी कहते हैं। जानते हैं उन्होंने इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए क्या इस्तेमाल किया? कोई जटिल मशीन नहीं, बल्कि एक साधारण सा मटर का पौधा। अब सोचने वाली बात यह है कि मेंडल से पहले भी कई लोगों ने कोशिश की, पर वो कामयाब क्यों नहीं हुए? वजह सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि उनका तरीका था। वो एक गणितज्ञ थे और उन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बार में सिर्फ एक गुण पर फोकस किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने हर एक पौधे का, हर पीढ़ी का बहुत ही बारीकी से रिकॉर्ड रखा। मेंडल ने बड़ी चालाकी से मटर के पौधे के 7 ऐसे गुण चुने जिनके सिर्फ 2 ही रूप थे। मतलब या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार, बीज का कुछ नहीं। उनके एक्सपेरिमेंट्स की कामयाबी के लिए ये चुनाव बहुत अहम था। अब शुरू होता है असली एक्सपेरिमेंट और यहीं से एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। मेंडल ने फैसला किया कि वो 2 अलग-अलग गुणों वाले पौधों को क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, यानी एक की मदद से दूसरे में परागण करेंगे, ये देखने के लिए कि आखिर होता क्या है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जो हमेशा लंबा ही होता था और दूसरा जो हमेशा बौना। फिर उन्होंने लंबे पौधे का पराग लेकर बौने पौधे पर डाल दिया। इससे जो पहली पीढ़ी पैदा हुई उसे कहा गया F1 जनरेशन। और नतीजा एकदम चौंकाने वाला था। F1 पीढ़ी का हर एक पौधा लंबा निकला। बौनेपन का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया था। वो गुण जैसे हवा में गायब हो गया हो। यही सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वो बौनेपन वाला गुण गया कहाँ? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गया या फिर कहीं छिपा हुआ था? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए मेंडल ने एक और कदम उठाया। उन्होंने F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को आपस में ही परागण करने दिया, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इससे पैदा हुई दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन। और बस यहीं पर पूरी पहेली का जवाब मिल गया। दूसरी पीढ़ी में वो छिपा हुआ बौनापन वाला गुण वापस आ गया, और सिर्फ वापस ही नहीं आया, बल्कि एक खास पैटर्न में आया। हर 4 में से लगभग 3 पौधे लंबे थे और 1 बौना। ये 3:1 का अनुपात बार बार आ रहा था। इन नतीजों से मेंडल इस नतीजे पर पहुंचे कि हर गुण को 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, एक माँ से मिलता है और एक पिता से। आज की तारीख में हम इन फैक्टर्स को एलील कहते हैं। तो सारा खेल इन एलील्स का है। मेंडल ने पाया कि कुछ एलील डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं, जो अपना असर दिखाते ही हैं, और कुछ रेसेसिव यानी अप्रभावी, जो डोमिनेंट के मौजूदगी में छिप जाते हैं। लंबेपन का एलील डोमिनेंट था, इसीलिए पहली पीढ़ी में उसने बौनेपन के रिसेसिव एलील को पूरी तरह से दबा दिया था। और यही वजह है कि हमें वो 3:1 का अनुपात मिला था। देखिए, दिखने में तो 3 पौधे लंबे थे, ये हुआ उनका फिनोटाइप। पर जेनेटिक लेवल पर यानी जीनोटाइप के स्तर पर उनमें से 2 के पास लंबेपन के साथ साथ बौनेपन का छिपा हुआ एलील भी मौजूद था। बौना पौधा सिर्फ तभी बना जब उसे दोनों तरफ से बौनेपन के ही एलील मिले। तो ये तो हुई मटर के पौधों की बात, पर इसका हम इंसानों से क्या लेना देना है? इसका सीधा कनेक्शन हमारी अपनी बनावट से है। असल में मेंडल ने जो नियम खोजे थे वो सिर्फ पौधों के लिए नहीं थे, वो तो जेनेटिक्स की बुनियाद हैं और हम सब पर लागू होते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील के यही सिद्धांत हमारी आंखों के रंग से लेकर कई दूसरी विशेषताओं को तय करते हैं। तो इस सब से हमें क्या समझ में आया? पहली बात, हमारे गुण अलील के जोड़ों से तय होते हैं। दूसरी,
कुछ अलील डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव, और तीसरी, एक रिसेसिव गुण भले ही एक पीढ़ी में न दिखे पर वो गायब नहीं होता, वो अगली पीढ़ी में वापस आ सकता है। और यही वजह है कि हम अपने माता पिता और पूर्वजों का एक मिला जुला रूप होते हैं। जरा सोचिए, मेंडल की उस खोज ने जेनेटिक्स के पूरे फील्ड को जन्म दे दिया। जब हम इन बुनियादी नियमों को इतनी गहराई से समझ चुके हैं तो ये भविष्य के लिए क्या क्या नए दरवाजे खोलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देगा।